नमस्ते जी। हेलो, कैसे हैं आप सब और कैसी जा रही है आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में कवर किया, 7th मंथ तक क्या क्या ध्यान रखना है, और अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में 8th मंथ की बात। 8th मंथ इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है क्योंकि आप दूर हैं उस हेल्दी बच्चे से लगभग 10 वीक्स, और 10 वीक्स बहुत जल्दी ही बीत जाएंगे अगर आपको वो सब बातें पता हो जिनका आपको ख्याल रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस नन्हे शिशु की जो आपके पेट में है और जो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता है। ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे के लिए क्योंकि इस टाइम बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो ब्रेन, आप सब सोचते हैं कि हमारा आने वाला बेबी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, तो ब्रेन के डेवलपमेंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है। जैसा कि हम ब्रेन के डायग्राम्स में देखते हैं, उसमें कन्वोल्यूशंस होती हैं और उसमें जो सल्काए गायराए होते हैं, ये सब बच्चे की मेमोरी बढ़ाने में और बच्चे की इंटेलिजेंट कोशिएंट कैसा रहने वाला है उसमें इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। तो इस टाइम बहुत ज़रूरत है कि आप ढंग से न्यूट्रिशन लें। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कौन से विटामिन्स एसेंशियल हैं उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। अच्छा, तो इसके अलावा बच्चे का जो और इम्पॉर्टेंट टाइम ये हो रहा है शुरू कि वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया है, मतलब कि वो सुसु करने लगा है, वो स्वॉलो करता है, बच्चा बहुत एक्टिव होता है। कई बार यहाँ तक कि हम बच्चे को जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चा बड़े प्लेजरफुल मूड में होता है, तो वो अपनी कॉर्ड के साथ खेलता है। कई बार बच्चे अपने पैर को उठा के अंगूठे को हमें सक करते दिखते हैं। तो ये बड़ी सारी मूवमेंट्स बच्चा हर दिन के साथ ग्रो कर रहा है, तो वो शुरू करने लगा है, वो इंडिपेंडेंट फील करने लगा है और बहुत सारी बातें सुनता है। उसकी हमने जैसा डिस्कस किया कि उसका विजन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, आईज डेवलप होना शुरू हो गई है, और उसका जो विजन है वो बच्चे का पैदा होने के बाद भी आपको मालूम है कि बच्चा जो है वो 1 साल भर बच्चे की आईज डेवलप होती हैं। तो बच्चे जो है जब ग्रो करते हैं तो वो पूरा, जब डिलीवरी के वक्त वो पूरा जैसा एक एडल्ट आदमी देखता है वैसा नहीं देख सकते हैं। तो बहुत बार बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो वो आंखें बंद किए रहता है, तो पेरेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं कि मैम ये आंखें क्यों बंद हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज है। बच्चे की इस टाइम में 30 से 34 वीक्स में आई लैशेज जो है वो आईब्रोज, आई लैशेज, ये सब डेवलप होना शुरू हो गया है। बच्चा जो है वो बच्चे के हेयर जो लैनुगो हेयर, थिन हेयर थे, वो अब थिक हेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी शरीर के बाल तो झड़ जाते हैं, लेकिन जो आपका हेयर है वो थिक हो जाता है। और जब हम एक डिलीवरी करते हैं तो सबसे पहले अगर बच्चा सीधा रहता है तो हमें वो बाल दिखते हैं। तो एक जो 34 वीक्स का बेबी है उसके बाल हमें कहीं हद तक थिक ब्लैक हेयर दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ने इम्पॉर्टेंट फंक्शन शुरू किए हैं, उसका स्प्लीन, बोन मैरो, ये सब एक्टिव हो चुके हैं और आरबीसीज डेवलप हो रहे हैं। बच्चा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बच्चे के नेल्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये टाइम है बच्चे के ग्रोथ का, बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है, मसल्स स्ट्रेंथन हो रही है, बच्चा जो है वो लंबाई में बढ़ता है। अगर मैं बात करूं कि 30 वीक्स के आसपास बच्चा लगभग 14 इंच के आसपास रहता है और वो बाय 34 वीक्स जो है वो 18 इंच के लगभग हो जाता है। तो अगर आपके लिए समझना मुश्किल है तो ये समझिए कि एक बड़ा पाइनएप्पल का साइज जैसा रहता है, बच्चा उतना बड़ा हो जाता है और वेट गेन बहुत फास्ट रहता है। तो आपको भी अपना वेट गेन इस पीरियड में जो है वो 34 वीक्स ऑनवर्ड लगभग आधा किलो वेट गेन हर हफ्ते आप करती हैं। तो बच्चा भी उस हिसाब से जब 1.4 kg वो 30 वीक्स में रहता है, तो बाय द एंड ऑफ 34 वीक्स जो है वो बच्चा कहीं 1.8 to 2 kg हो चुका होता है। तो ये सब चेंजेस बड़ी फास्ट बच्चे में इस टाइम आना शुरू हो जाते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसके बारे में मैं बच्चे के बात करना चाहूँगी 8th मंथ में, वो है लंग्स। आप सबको मालूम रहता है कि बच्चा जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी में सांस लेना उसके लिए मुश्किल होता है और बहुत बार ये बच्चे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो ये टाइम आपके जानने का है कि अगर आपके बेबी की डिलीवरी 34 वीक से पहले होती है तो अभी उसके लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। बच्चे के लंग मैच्योरिटी का टाइम रहता है 34 वीक्स का। इसलिए कई बार आपके डॉक्टर जो हैं आपको कुछ इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं। और बहुत बार पेशेंट की एंजाइटी ये रहती है कि मैम हम तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, कहीं कोई नुकसान माँ या बच्चे को तो नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अगर ये इंजेक्शंस आपको तभी दिए जाते हैं जब आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना आपकी डॉक्टर को ज़्यादा लगती है और इससे आपके बच्चे को सांस लेने में मदद मिलती है। तो आपको जैसा भी आपके डॉक्टर एडवाइस करें वो एडवाइसेस इस टाइम में ज़रूर फॉलो करें। तो अब बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान की, और जो है हमारा स्टार इंसान, और वो है मदर। मदर में क्या चेंजेस आते हैं उनकी बात हम शुरू करते हैं पहले टमी साइज से। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका टमी अम्बलाइकस के 4 या 5 इंच ऊपर तक 34 वीक्स तक पहुंच जाता है और आपको एक सुंदर सा बल्ज आपको फील होना चाहिए। आपके बहुत सारे हार्मोन्स की हमने बात की जो बढ़ने लगते हैं, ये नेचर का एक तरीका है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने का कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो नेचुरल बर्थ के लिए, आपकी बॉडी उस बच्चे के सर्कुलेशन को डेवलप करे। इसलिए आपका ब्लड वॉल्यूम लगभग 40 to 50% ऑफ योर बेसिक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपके हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरॉन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसके अलावा बॉडी एक और हार्मोन बनाती है रिलैक्सिन के नाम से। इस हार्मोन का पर्पस रहता है कि आपकी मसल्स को, आपके बॉडी को रिलैक्स करे ताकि आप जो है वो नेचुरल बर्थ के लिए प्रिपेयर हो सके। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कि जैसे मैं बात करूं कि हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रहता है, जैसे कि पेट जहां इसोफेगस के साथ ज्वाइन करता है वहां एक स्फिंक्टर होता है जो एसिड को ऊपर नहीं आने देता। तो ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो इस LES को भी रिलैक्स कर देता है, जिससे एसिड बार बार रिगर्जिटेट होता है और आपको बहुत ज़्यादा कॉमन इस टाइम एसिडिटी की शिकायत रहेगी। बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि जलन सी बहुत ज़्यादा नली में लगती रहती है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिलैक्सिंग हार्मोन की वजह से है। लेकिन मेरा ये कहना है अब आप जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि एक तो आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं ताकि आपको जो है वो खाना डाइजेस्ट इजी से हो, पेट बहुत जल्दी फूले नहीं। इसके अलावा वो फूड्स लीजिए जो एल्कलाइन होते हैं, जैसे कोकोनट वाटर आपको बहुत लेना है। आपको जो है अगर थोड़ा बहुत एसिडिटी रहती है तो आप कुछ ना कुछ जो एंटी एसिड्स रहते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत लगती है तो डॉक्टर के पास सलाह से आप और कुछ एंटी एसिड दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं और एक चीज़ की जो चेंजेस आपका पेट बढ़ने से आते हैं वो है हमारे बीच पेट और सांस के लंग्स के बीच में जो एक डायफ्राम नाम की झिल्ली रहती है। पेट बढ़ने से वो डायफ्राम ऊपर पुश होता है और जब डायफ्राम ऊपर पुश होता है तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको डीप ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो आपकी लंग कैपेसिटी या लंग्स पे जो थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है उसकी वजह से जब आप बात करते हैं तो आपको सांस जल्दी जल्दी फूलने लगता है या आप तेज चलेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो डीप ब्रीथ कीजिए और वही आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और आपको बहुत रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आपको जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि ये टाइम आपको बहुत सारा पेन बैक में रहता है। तो मसल्स की जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप जो है वो कीगल्स एक्सरसाइज करना ना भूलें ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि
बर्थ के बाद भी आपको जो यूरिन प्रॉब्लम्स हैं या आपको लूजनिंग जो एक नीचे लगती है वो थोड़ा सा कम लगेगी। तो इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो है बहुत ज़्यादा आपके पैरों में कई बार स्वेलिंग रहने लगती है या आपकी वेन्स डायलेट हो जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। और कई बार किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन रहे या पहली बार भी पाइल्स की या हेमरॉइड्स की शिकायत इस वक्त में हो जाती है, तो इसके लिए भी डॉक्टर आपको एप्रोप्रिएट बातें आपको समझा सकती हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो इवन आपको कुछ मेडिकेशन भी दिया जा सकता है, तो ये आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है स्लीप के बारे में। इस टाइम लेडीज को बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो नींद है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका पेट का कर्व ऐसा है कि आप सीधे सोना आपको मना किया गया है। आप टेढ़े सोते हैं तो आपकी बैक दुखने लगती है, पेट दुखने लगता है, तो स्लीप जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो घबराना नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा एक आफ्टरनून नैप लीजिए और कोशिश करें तो लेफ्ट साइड करवट लेके लेटे। अगर पेट बहुत बड़ा है और आपको थोड़ा तंगी हो रही है तो एक छोटा पतला पिलो आप अपने लिए बनवा सकती हैं, जो आप पेट के नीचे सपोर्ट करने के लिए रखें लेफ्ट साइड करवट लेते हुए। और जब आप इवन कभी कभी अगर आपको सीधे सोने का मन हो और बैक पे आपको वेन्स पे प्रेशर नहीं आपको चाहिए, तो आपको सीधे सोना मना रहता है, तो आप एक साइड अपने बैक में पतला पिलो रखिए ताकि हल्का सा आपको टिल्ट रहेगा, जिससे आपको डिजीनेस या गिडनेस की प्रॉब्लम या सुपाइन हाइपोटेंशन जिसे हम कहते हैं वो कम से कम होगी। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना होता है, कई बार पेशेंट्स कहते हैं मेरे जूते बहुत टाइट हो रहे हैं, तो आप ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए कि कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा। पर अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो लेडीज रहती हैं उनका फुट का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और वो कई बार परमानेंट रहता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप हील्स के शौकीन हैं तो थोड़ा सा टाइम आप हील से थोड़ा दूर रहिए, एक अच्छे फुटवेयर पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपके पैर कंफर्टेबल रहें। अगर आपको हील्स में भी पेन रहेगी तो बैक एक और बढ़ती लगती है और अनकंफर्टेबल ये जर्नी जाएगी। तो वेयर गुड कंफर्टेबल फुटवेयर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस टाइम में जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रहती है, बहुत सारे पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा पेट टाइट होने लगता है और जिसे हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर पेन, ये भी टाइम के साथ बढ़ने लगती है, बार बार होने लगती है। तो ये एक तरीका है कि यूट्रस थोड़ा प्रिपेयर होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएटिंग चीज़ होती है वो ये बहुत रेगुलर नहीं होते, बहुत पेनफुल नहीं होते हैं। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए ट्रिक ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि पेट टाइट हो रहा है या आपको हल्का सा पेन लग रहा है या पेल्विक प्रेशर बढ़ने लगे इस टाइटनेस की वजह से, तो अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा स्ट्रॉल करके आइए, अगर आप खड़े हैं तो थोड़ा स्ट्रॉल कर लीजिए। मतलब ये कि आपको मूवमेंट चेंज करना है, उससे आपको इन कॉन्ट्रैक्शंस में मदद मिलेगी। अगर थोड़ा आपको और अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं। गर्म दूध और या गर्म पानी या गर्म लिक्विड लेने से या सूप ले सकते हैं, इसमें कंफर्टेबल आपको फील होगा। अगर आपके पास टाइम रहता है और आपके पास सुविधा रहे तो बाथ टब में आप हॉट वाटर बाथ टब में आप रिलैक्स कर सकते हैं, उससे भी ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की जो पेन है वो चली जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टाइम में आप ध्यान रखें कि कहीं ये आपकी प्री टर्म लेबर की तरफ तो नहीं जा रही है। तो ये आपकी डॉक्टर आपको ढंग से समझा देंगी कि कब आपको कॉन्शियस होके इसको चलना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ मैंने बात की कि वुड बी पापा जो होने वाले हैं उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। मदर को मूड स्विंग्स होने लगते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है और उसके ऊपर बहुत सारा ओवरलोड रहता है, फिजिकल और मेंटल भी, क्योंकि बच्चे के आने की उसको चिंता है, बच्चे को ठीक से इस वर्ल्ड में लाने की उसको चिंता है। तो आपको उसको फुल्ली मेंटली भी सपोर्ट करना है और फिजिकली भी सपोर्ट करना है। मतलब कि आप उनकी देखभाल करें, उनसे अच्छी बातें करें, उनको कभी पार्क में घुमाने ले जाएं, हो सके तो बच्चे का जो किक्स है वो फील करने की कोशिश कीजिए। कभी आप अपने बेबी को कोई लोरी गाना सुना सकते हैं तो वो सुनाइए, पेट पे हाथ रख के फील कीजिए कि बच्चा जो है वो इस टाइम सुन सकता है और उसकी मेमोरी में ये चीज़ें
चली जाती हैं। तो आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर साथ देंगे तो ये जर्नी होने वाली माँ के लिए बहुत इजी हो जाती है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है ध्यान रखने की, कुछ कपल्स जो है वो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में हमसे बात करते हैं कि मैम कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सुविधा आपके हॉस्पिटल में है या नहीं। तो मैं जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ वहाँ कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सुविधा है और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो है वो हम बच्चे की जब डिलीवरी रहती है तो कॉर्ड ब्लड को लेके स्टोर कर लेते हैं फॉर सम ईयर्स और ईयर्स टुगेदर, और इसके लिए अलग अलग कंपनीज हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं। और ये राइट टाइम है पता करने का, क्योंकि वो आपको एक किट देंगे जो आपको अपने पास रखनी है और डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि हम ये ऑप्शन चाहते हैं। ये एक तरीके से इंश्योरेंस रहती है अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस जो आपके बच्चे को या उसके सिबलिंग मतलब भाई बहन को हो सकती है। इवन फैमिली मेंबर्स की कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट भी इस पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है। डायबिटीज़ के लिए या कोई कैंसर्स अगर फैमिली में होते हैं तो उनके लिए भी अभी बहुत ये प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं जो अभी लेटेस्ट आ रही हैं। तो आप जानना चाहें तो आप कॉर्ड ब्लड बैंक्स को कॉल करके और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फादर्स को ये भी एक चीज़ ख्याल में रखना है। अब केयर क्या करना है आपको, मैं जहाँ तक मैं बात करूँगी, आपने बहुत बार साइकोथेरेपी में ये चीज़ सुनी होगी कि एक विजन बोर्ड की हम बात करते हैं। तो मैं माँओं से ये स्पेशली डिस्कस करूँगी कि आप अब से एक विजन करिए कि आपका बेबी कैसा होने वाला है, आप उसको कैसे केयर करने वाली हैं। आप अपने आप को एक हैप्पी मदर के रूप में देखिए, आप अपने बच्चे को बहुत मेंटली और फिजिकली एक्टिव देखिए और उस खुशी को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। तो एक विजन बोर्ड बनाइए, या आप डेली मॉर्निंग में एक चीज़ लिख सकती हैं कि मैं एक बहुत स्वस्थ माँ होने वाली हूँ, मैं एक नेचुरल डिलीवरी करवाने वाली हूँ। जो भी आपके मन में इच्छा है अपने डिलीवरी को लेके या अपने बच्चे के विजन को लेके अच्छी चीजें देखने की कोशिश कीजिए। खूब सारे लाफिंग जो कॉमेडी शोज रहते हैं वो आप वॉच कर सकते हैं। ये आपको एक मेंटल बूस्ट देगा और एक हैप्पी और हेल्दी बेबी को जन्म देने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको मूवमेंट काउंट्स का ख्याल रखना है। लेस देन 10 to 12 मूवमेंट्स इन 12 आवर्स टाइम नहीं होना चाहिए। आपकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई, 34 के वीक्स के लगभग हम कई बार एक डॉपलर टेस्ट भी कराते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस तो हम रिपीट कराते ही हैं। उसके अलावा एक स्कैन बहुत ज़रूरी होता है पोजीशन के लिए। 35-34 वीक्स के आसपास की बच्चा सीधा है, पानी ठीक है, वेट कितना है, डिलीवरी के एक्सपेक्टेड टाइम क्या होने वाला है, कोई ओवरवेट बेबी या अंडरवेट बेबी तो नहीं है। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है, आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूंगी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है आपका डिस्कस करना, इस टाइम आप अपने डॉक्टर से पेनलेस डिलीवरी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन आपके हॉस्पिटल में है या नहीं। पेनलेस डिलीवरी की मैं बात करूं तो पूरा पेनलेस तो हम बिना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया के नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपसे मेडिटेशन की बात की। डीप ब्रीदिंग या ब्रेथ कंट्रोल से भी आपका पेन कहीं हद तक कम होता है। तो ब्रेथ कंट्रोल के बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में लेबर के दौरान कुछ पेन कम करने के लिए मेडिकेशंस वो दे सकें, वो अवेलेबल हैं या नहीं, वो डिस्कस कर सकते हैं। और रीजनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल की फैसिलिटी रहेगी या नहीं, ये सब आपकी चॉइस पे है, पर ये सब चीज़ें अब ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। उसके अलावा मैं जो डिस्कस करना चाहूँगी, आयरन और कैल्शियम तो आप लोग ले ही रहे हैं, और प्रोटीन सप्लीमेंट भी आप ना कुछ ले रहे होंगे। इसके अलावा कुछ एसेंशियल विटामिन्स आपको ज़रूर लेने हैं इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में। जैसे मैं बात करूं कि विटामिन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन रहता है। वो आपके प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के चांसेस को कम करता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम ऑफ बेबी जो है वो अच्छा डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपको विटामिन ई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट 12 वीक्स में नहीं लेना है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और विटामिन ई जो है हमें किस चीज़ से मिलता है, पोल्ट्री में,
एग्स में, ड्राई फ्रूट्स में, वेजिटेबल ऑयल में, व्हीट जर्म ऑयल में, इन सब में विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप विटामिन ई जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड लेना शुरू कर सकते हैं। विटामिन सी की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, लेकिन आपको एक्सेस नहीं लेना है, इससे प्री टर्म लेबर के चांसेस रहते हैं। और विटामिन सी इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, उसके अलावा आयरन एब्जॉर्प्शन में या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल रहता है। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप आयरन टैबलेट जब भी ले रहे हैं, उसके बाद आप व्हाई डोंट यू टेक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, इट विल हेल्प टू एब्जॉर्ब दैट विटामिन ऑल्सो, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपकी जो कॉमन कोल्ड कफ रहता है उससे आपको बहुत प्रिकॉशन रहती है। तो विटामिन सी आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, स्ट्रॉबेरीज में, आपको ब्रोकली में, आपको ऑरेंजेस में, और उसके अलावा आपको विटामिन सी मिलता है टोमेटोज में। तो ये सब आप लेना शुरू कर सकते हैं। विटामिन B1 भी एक थायमिन विटामिन जिसे हम कॉमन नाम से बुलाते हैं, ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे की जो एक स्ट्रेंथ रहती है कि वो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, या बच्चे की एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। और विटामिन B1 मिलता है होल ग्रेन्स में, लेग्यूम्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है। और उसके अलावा जो एक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है B12। आपको पता है कि आप जब आयरन की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं उसमें अक्सर हम साथ में विटामिन B12 भी साथ में होता ही है। अगर नहीं होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में विटामिन B12 इजीली अवेलेबल होता है। पर विटामिन B12 जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर, या वो रहता है डीएनए सिंथेसिस, आपके बच्चे की डीएनए सिंथेसिस, इवन आपके डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसीज के डीएनए में हेल्प करता है। तो विटामिन B12 भी लेना ना भूलें। अगर आप वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जिसमें विटामिन B12 जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फॉलिक एसिड लेना ना भूलें। फॉलिक एसिड आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब ये प्लासेंटल फंक्शन को भरपूर मात्रा में, प्लासेंटा के फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत इस वक्त भी रहती है। तो आपको पता है फोलेट जो है वो स्पिनच में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, जहाँ विंटर शुरू हो चुकी है, विंटर्स में तो फोलेट बहुत सारा, ग्रीन मेथी हो गया, पालक हो गया, साग हो गया, इन सब में फोलेट बहुत अच्छे से मिलता है। और इसके अलावा स्प्राउट्स आप खाइए, उसमें बहुत सारा फोलेट रहता है। ऑरेंजेस आप लीजिए, इससे आपको फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग मैंने सभी टॉपिक्स 8 मंथ के अभी तक जो आपको ख्याल रखना है वो कवर कर दिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो है कुछ वार्निंग साइंस कि आपको किन चीजों को बिल्कुल सीरियसली लेना है और कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इमीडिएटली आपको अपने हॉस्पिटल रश करना है या डॉक्टर को मिलना है। तो ये है पहली बात, आपको अगर मूवमेंट कम लग रही है, बच्चे की 10 मूवमेंट से कम लगती है, या आपको कोई ब्लीडिंग अचानक से शुरू हो जाती है, या आपका वाटर बैग रप्चर कर जाता है, या आपको कोई प्री मैच्योर लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, या आपको कोई ब्लरिंग विजन या आपको धुंधला दिखता है, पेट में ऊपर बहुत तेज सिवियर पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका आप ध्यान रखें। या अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बहुत स्वोलन लग रही है, यूरिन कम आ रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल ही रश करना है। आपको घर पे किसी की सलाह या आपको लोकल डिस्कशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो प्लीज इन चीजों का आप ख्याल रखिए। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपकी 8 मंथ की जर्नी बहुत ही सुखद रहेगी और आप पूरा एंजॉय करेंगे अपने इस मदरहुड को और इस प्रेगनेंसी की जर्नी को, क्योंकि आपसे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप वो लाइफ क्रिएट करने वाली हैं जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत खुशी देने वाली है। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी मदर। थैंक यू सो मच।